नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के सभी 100 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे और उसके साथ ही जो व्याख्या के महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी देखते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न क्या है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस या विभत्स रस। तो करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, अब देखिए हमको ये जानना होगा कि परिप्रवास में किस रस की प्रधानता है। तो करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, किसने लिखा परिप्रवास को। तो अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। ठीक है, परिप्रवास कब लिखा गया। तो 1914 में लिखा गया। क्या इस पे कोई पुरस्कार मिला। तो हाँ मिला पुरस्कार। क्या, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। तो उसका सही उत्तर होगा करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हरिऔध जी के काव्य ग्रंथों को देखते हैं। तो प्रिय प्रवास 1914 में, पद्य प्रसून 1925 में, चुभते चौपदे चौके चौपदे 1932 में, भूल चाल रस कलश भी 1940 में। ठीक है, वैदेही वनवास भी 1940 में। अच्छा एक बार प्रश्न है, वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं। तो 18 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि आर्थर कानन डायल, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यास प्रभावित हुआ। क्या गोपाल राम गहमरी प्रभावित हुए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रभावित हुए, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री प्रभावित हुए या नरेंद्र कोहली। ठीक है, तो हमको पता है कि आर्थर कानन डायल से कौन प्रभावित हुआ। गोपाल राम गहमरी प्रभावित हुए। ठीक है, अब देखिए हिंदी उपन्यास में गोपाल राम गहमरी किससे प्रभावित हुए। आर्थर कानन डायल से प्रभावित हुए। अच्छा, इन्हीं को हिंदी का आर्थर कानन डायल भी कहा जाता है क्योंकि उन्हीं से प्रभावित थे। ठीक है, एक चीज और हमें जानना होगा कि गोपाल राम गहमरी क्या थे। जासूसी उपन्यासों के क्या थे, प्रवर्तक थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात हम लोग कर लें आर्थर कानन डायल की। ये कहाँ के थे और क्या मामला था इनका। ठीक है, तो आर्थर कानन डायल स्कॉटलैंड के एडिन वर्ग के निवासी थे। ये अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास लिखते थे और पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है। प्रिय विद्यार्थी हमसे पात्र से प्रश्न पूछ रहा है और किस पात्र से। सुनंदा पात्र से। क्या वह हत्या कहानी की पात्र है, अपना अपना भाग्य कहानी की पात्र है, बाहुबली की पात्र है या पत्नी की पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा सुनंदा किसकी पात्र है। ठीक है, सुनंदा जैनेन्द्र की एक कहानी थी पत्नी। ठीक है, कई बार प्रश्न बना कि एक पत्नी किसकी कहानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पात्र से प्रश्न बन गया कि पत्नी की पात्र कौन सी है। तो सुनंदा है। ठीक है, सुनंदा जैनिन की पत्नी कहानी की पात्र है। इनकी प्रथम कहानी खेल है। ठीक है, अगर हमसे पूछे इनकी प्रथम कहानी कौन सी है तो खेल है। ठीक है, इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो फांसी। ये टीजीटी में प्रश्न बन चुका है कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई। ठीक है, दो चिड़िया 1935, एक रात 1924, नीलम देश की राजकन्या 1933, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी में, पाजेब 1942 में। ठीक है, जयसंधि 1949 में। ठीक है, अच्छा इनकी कुछ अन्य चर्चित कहानियां भी हैं, उनको भी प्रिय विद्यार्थी हम लोग समझते हैं। तो उनकी अन्य चर्चित कहानियां स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य और हत्या। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, अब देखिए यह भी प्रश्न किससे है, प्रिय प्रवास से हमसे पूछा ये जा रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। क्या वह रसकलश है, अधिखिला फूल है, प्रिय प्रवास है या पारिजात है। तो इसका सही उत्तर होगा पारिजात। ठीक है, सॉरी इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास में क्या हुआ था, कृष्ण जो है महापुरुष के रूप में अंकित हुए। पुनः ध्यान दे, अगर हमसे एग्जामिनर या प्रश्न रिपीट करता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष के रूप में उद्धृत हैं या महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास में। ठीक है, प्रिय प्रवास कब लिखा, 1914 में। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ ले कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, अब व्याख्या को देखते हैं हम लोग। हमसे कह रहे हैं कि प्रिय प्रवास जो है, ठीक है, में कृष्ण को क्या है,
एक महापुरुष के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। यह भी प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, उसमें प्रिय प्रवास ना लिखकर क्या लिखते? ब्रजांगना विलाप। तो समझ जाइए क्या है उसका सही उत्तर, ब्रजांगना विलाप है। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवित्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। और क्या वर्णित है? तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। ठीक है, इनको कवि सम्राट की उपाधि, किनको? हमें नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट की उपाधि, ठीक है, और प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसकलश जो 1931 में है, अधखिला फूल जो उपन्यास है, कई बार प्रश्न बना कि अधखिला फूल किस विधा की रचना, तो उपन्यास 1907 में, पारिजात ठीक 1937, कृष्ण शतक ठीक है 1882, रसिक रास 1899, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 में, प्रेमांबु प्रवाह 1901 में, ग्राम गीत 1938 में, कल्पलता 1937 में। ठीक है, अगर हमसे पूछे कल्पलता निबंध संग्रह किसका है, तो प्रिय विद्यार्थियों हमें यह बताना होगा कि यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। लेकिन हमसे पूछे कल्पलता काव्य किसका है, तो आपको यह भी बताना होगा कि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। ठीक है, बोलचाल 1928 में, मर्म स्पर्श कब था? 1956 में, चौखे चौबदे चुबते चौबदे ठीक है, पद्य प्रसून ठीक है, इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ठीक, अब हमसे ये पूछ रहा है कि रांगे रागो द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश, या भाग्यवती। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है, तो इसका सही उत्तर यही होगा। लेकिन हम ध्यान दे दें कि कौन कौन सा रांगे राघव का उपन्यास है, तो बंदूक और बीन किसका है? रांगे राघव का है। ठीक है, देवकी का बेटा, यह परीक्षा में कई बार प्रश्न बना और यह विकल्पों में तो पक्का रहता है कि देवकी का बेटा किसका है, तो रांगे राघव का है। हमें ध्यान दिया गया देना है कि पक्षी और आकाश, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि पक्षी और आकाश उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रांगे राघव है। ठीक है, ध्यान दे, अब हम लोग व्याख्या की तरफ रुख करेंगे। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि भागवती उपन्यास किसका है, तो भागवती सदाराम फुल्लौरी का है। ठीक है, इससे प्रथम उपन्यास या प्रस्तोता कौन थे जिन्होंने इसको प्रथम उपन्यास माना, तो विजय शंकर मल्ल ने माना। ठीक है, हम ध्यान देंगे, विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना और सदाराम फुल्लौरी को प्रथम उपन्यासकार माना। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? निगेटिव खोजना है। ठीक है, सात के लोग हैं, नए पत्ते हैं, हलवाहा ठीक है, सॉरी हलवाहा, सात के लोग, एक पेड़ की याद तो है, लेकिन जो नए पत्ते हैं किसकी है? नए पत्ते निराला की काव्य रचना है। ठीक है, नए पत्ते किसकी रचना है? काव्य रचना है किसकी? निराला की। अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछे प्रिय विद्यार्थियों, अगर एग्जामिनर हमसे यह पूछे कि नए पत्ते ठीक है, नए पत्ते किसकी रचना है, तो निराला जी की रचना है। ठीक है, अब देखिए नए पत्ते शेखर जोशी की रचना नहीं है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कौन शेखर जोशी की नहीं है, निगेटिव, तो नए पत्ते निगेटिव क्योंकि निराला जी की रचना है। सात के लोग, हलवाहा ठीक है, एक पेड़ की याद, ये सब रचना किसकी है? ये सब रचनाएं शेखर जोशी की है। ठीक है, अगर हमसे पूछा ये जाए कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, हमसे ये नहीं पूछ रहा किस पत्रिका में आया पहला रिपोर्टाज, हमसे पूछ ये रहा है ना कि कौन सा पहला रिपोर्टाज है, बल्कि हमसे ये पूछ रहा है कि कौन रिपोर्टाज के जनक है। ठीक है, क्या वह शिवदान सिंह चौहान है, राम कुमार वर्मा है, उपेंद्र नाथ हस्क है, या फिर निराला जी है। ठीक है, या निर्मल वर्मा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, अब एक प्रश्न ये पूछ लेता किस पत्रिका में आया, तो रूपाब में। ठीक है, सुमितन पंत की पत्रिका थी रूपाब, ठीक है, उसमें आया। कब? तो 1938 में। कौन सा रिपोर्टाज था? तो लक्ष्मीपुरा था। ठीक है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन था? लक्ष्मीपुरा था। यह भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि शिवदान सिंह चौहान हिंदी में रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। रिपोर्टाज कैसा शब्द है? यह भी टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न बन चुका है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। ठीक है, रूपाप पत्रिका का ठीक है, रूपाप पत्रिका दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार बर्मन का पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा का प्राग एक स्वप्न और उपेंद्र नाथ हंस का पहाड़ों में
प्रेम में संगीत प्रमुख रिपोर्टाज है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्राग एक स्वप्न किसका रिपोर्टाज है तो बता दीजिएगा एग्जामिनर को निर्मल वर्मा का है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पेरिस के नोट्स, ठीक है, तो बता दीजिएगा क्या, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अगर आपसे एग्जाम में पूछे एकलव्य के नोट्स तो आपको बताना होगा रेणु का उपन्यास है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि, ठीक है, एक पति के नोट्स तो आपको बताना होगा महेंद्र भल्ला का। और आपसे यह पूछे कि एक पत्नी के नोट्स, ठीक है, किसका है तो ममता कालिया का है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं उपेंद्र नाथ का कौन सा रिपोर्टाज है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है। ठीक है, आप बीती और कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है, क्या राजेंद्र प्रसाद हैं, बाबू गुलाब राय हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, अब देखिए कौन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतीय हरिश्चंद्र है। अगर केवल आप बीती पूछ ले तो भाई परमानंद होंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती के आत्मकथा के लेखक भारतीय हरिश्चंद्र है। अन्य लेखकों की आत्मकथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा, केवल आत्मकथा नाम से 1947 में अपनी आत्मकथा को लिखा। गुलाब राय ने लिखा मेरी असफलताएं नाम से, ठीक है, 1946 में। चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा यादों की परछाइयां, ये हायर में पूछा था, इसकी विधा क्या है। ठीक है, यादों की परछाइयां। मेरी आत्म कहानी 1963 ईस्वी में। ठीक है, ये किसका था, देखिए इसके दो दो भाग थे। मेरी आत्म कहानी जो पहला भाग था 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास का था। ठीक है, मेरी आत्म कहानी को हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा। ठीक है, ये तो हायर में प्रश्न बन चुका है, हायर में टीजीटी पीजीटी कहाँ ये प्रश्न बना नहीं है। देखिए बी ट्रिपल एसबी में भी इसका सामना हो गया। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा, ठीक है, तो अर्ध कथा को माना जाता है जो बनारसी दास जैन का था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या ना कि जो जैन धर्म होता है उसमें कुल 110 वर्ष का जीवन काल माना जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ जब 55 वर्ष के थे कौन, बनारसी दास जैन जी, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, इसीलिए क्या कह दिया अर्ध कथा इसको कहा। ठीक है, 110 वर्ष में लिखे तो पूरी कथा होती, ठीक है, पूर्ण कथा कह देते, लेकिन अब ध्यान दीजिए 55 वर्ष की आयु में लिखा। ठीक है, जैन धर्म में 110 वर्ष का उम्र माना जाता था जीवन काल। ठीक है, 55 वर्ष में लिखा इसीलिए इसका नाम अर्ध, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ अर्ध कथानक होगा। ठीक है, अर्ध कथानक, अर्ध कथानक। अगर आपसे पूछे कि अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का है। देखिए मिस्टेक है यहाँ पे, आपको ध्यान देना होगा कि हिंदी की प्राचीनतम कथा का नाम अर्ध कथानक है, ना कि अर्ध कथा। अर्ध कथा किसका, तो डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, अच्छा एक बार क्या हुआ विकल्प में अर्ध कथा ही दिया था और पूछा अर्ध कथा किसकी आत्मकथा और नगेंद्र का नाम नहीं दिया था, उसमें बनारसी दास जैन था, तो बनारसी दास जैन को सही माना। तो यह भी ध्यान देना होगा हमें। ठीक है, कि विकल्प के अनुसार प्रश्न को हल करना होगा। देखिए हमसे कह रहा है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आपको ध्यान देना होगा साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त में है। कब लिखा, ठीक है, कब लिखा साकेत को, तो 1931 में लिखा। ठीक है, कब लिखा तो 1931 में लिखा। अब देखिए जयशंकर प्रसाद, कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कामायनी किसका है तो जयशंकर प्रसाद जी का है। कितने सर्ग थे यह भी तो पूछ सकता है, तो कुल 15 सर्ग थे। लोकायतन महाकाव्य किसका है, तो लोकायतन महाकाव्य किसका है, तो लोकायतन महाकाव्य हमें बताना होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे, ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि गुणवंत हेमंत और एकांतवासी योगी नामक रचनाएं किसकी हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, श्रीधर पाठक का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन केवल एकांतवास पूछ ले तो हरिवंश राय बच्चन जी का। अब देखिए अभी हमें विकल्प में दिया गया था कि कौन सी रांगी रागों की नहीं है और उसमें भागवती सही था। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है भागवती किस प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, हमें ये ध्यान देना होगा कि भागवती कब लिखी गई, तो प्रेमचंद से पूर्व लिखी गई। ठीक है, क्या बच्चों से संबंधित है, सामाजिक है, प्रकृति से संबंधित है, या तिलिस्मी है, तो इसका सही उत्तर होगा यह क्या है, सामाजिक उपन्यास है। क्या है, सामाजिक उपन्यास है। ध्यान देंगे भाग्यवती 1877 एक सामाजिक उपन्यास है। इसके लेखक श्रद्धाराम फुलौरी एंड डॉक्टर विजय शंकर मल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, तिलिस्म, तिलिस्म
से संबंधित उपन्यास चंद्रकांता 1886 ईस्वी है। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। इनको तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का जनक माना जाता है। किसको? हमें नहीं, देवकीनंदन खत्री को। और जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो आपको ध्यान देना होगा, जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक हिंदी के आर्थर कॉनन डॉयल अर्थात गोपाल राम गहमरी जी हैं। ठीक है, अगर हमसे एग्जाम में यह भी पूछ ले कि प्रकृतिवादी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, तो आपको उसके कान में बताना होगा कि पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रकृतिवादी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं। फागुन के दिन 4 1960, ठीक है, ये किसका है? उग्र जी का उपन्यास है। ठीक है, इन्हें प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे कोई यह पूछे कि प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक कौन है, ठीक है, प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक, ठीक है, अगर हमसे एग्जाम में पूछे प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक कौन है, तो हम ये बताना होगा कौन? उपेंद्र नाथ पांडे बेचन शर्मा उग्र है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है। ठीक है, उग्र जी है। उग्र जी क्या है? प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्र के संपादक कौन थे? ठीक, हमसे ये पूछना है कि बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या लाला श्रीनिवास दास थे, भारती हरिश्चंद्र थे, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी थे, या गौरी दत्त शुक्ल थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाला बोधनी जो 1874 ईस्वी में आता है स्त्रियों की शिक्षा के लिए, ठीक है, स्त्री शिक्षा संबंधी ये पत्रिका भारती हरिश्चंद्र जो है बनारस से जो है क्या करते हैं? संपादित करते हैं। देखते हैं कि बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका के संपादक कौन है? भारती हरिश्चंद्र थे। बाला बोधनी का संपादन 1877 बनारस से, ठीक है, भारती हरिश्चंद्र ने किया था। इनकी अन्य पत्रिका कौन थी? कवि वचन सुधा जो मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों थी। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन क्या था? वो भी मासिक पत्रिका बनारस से संपादित होती थी। ठीक है, और बाला बोधनी भी क्या था? मासिक पत्रिका थी। देखिए कुछ संस्मरण उनके लेखों का नाम दिया गया है और उसमें से एक विकल्प गलत है, उसको पहचानिए और अपना एक प्रश्न सही करिए। ठीक है, हमसे कह रहे हैं ज्यादा अपनी कम पराई, तो अस्क का है भाई, सही बात है। ठीक है, ये इन्हीं का है। ठीक है, अस्क जी का है। मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, वैसे तो संस्मरण इनका जंजीरें और दीवारें हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए प्रश्न प्रश्न के अनुसार देखिए अब सही होगा। ठीक है, जो सबसे गलत होगा वही, जो सबसे नजदीकी आंसर होगा या गलत आंसर होगा उसी को आंसर माना जाएगा। ठीक है, 60 वर्ष रेखांकन 1960 में सुविधानंद पंत जी का है, एकदम सही है। चेतना के बिंब, देखिए डॉक्टर नगेंद्र का, देखिए बहुत बड़ी गलती है ना, तो इस बहुत बड़ी गलती को ही आपको सही उत्तर बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर पूछे चेतना के बिंब किसका, तो डॉक्टर नगेंद्र का, यहाँ महादेवी वर्मा दिया तो जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, अब देखिए चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का 1967 में है, संस्मरण है। ठीक है, महादेवी वर्मा का नहीं है। ज्यादा कम अपनी पढ़ाई 1959 में उपेंद्र का है। मील के पत्थर में पूछे तो राम वृक्ष बेनीपुरी का ये था क्या? रेखा चित्र था। पद के साथ ही अगर पूछे तो महादेवी वर्मा का संस्मरण है। 60 वर्ष एक रेखांकन, अगर यह पूछे कि किसका रेखा चित्र है, ठीक है, तो आपको बताना हो किसका संस्मरण है, तो सुमित्रानंद पंत जी का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से अगर हमसे पूछ रहे हैं, अब देखिए 60 वर्ष एक रेखांकन भी जो है आत्मकथा है, लेकिन अभी संस्मरण की लिस्ट में दे दिए हैं। निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? मुआवजे एकदम सही, माधवी सही है। ठीक है, कौन नहीं है? पैरों तले जमीन भी, ठीक है, पैरों तले जमीन, कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, तो पैरों तले जमीन किसका है? मोहन राकेश का अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। ठीक है, भीष्म साहनी रचित कौन सा नाटक नहीं है? तो पैरों तले जमीन किसका है? तो यह जो है मोहन राकेश जी का है, जिसे किसने पूरा किया था? कमलेश्वर ने पूरा किया था। ठीक है, तो पैरों तले जमीन भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह किसका है? मोहन राकेश का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 85, मुआवजे 93 भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं। हमसे अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि जो झबरा कुत्ता है उसका वर्णन किस किस कहानी में किया गया? क्या महातीर्थ में घास वाली पूस की रात या नमक का दरोगा? तो इसका सही उत्तर होगा पूस की रात कहानी में झबरा कुत्ते का वर्णन है। ध्यान से सुनिए, अगर हमसे पूछे झबरा कुत्ते का वर्णन किस कहानी में हुआ है, तो आपको बताना होगा कि पूस की रात में क्या है? झबरा कुत्ते का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद की कुछ कहानी है, उनके पात्र दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए पूस की रात कहानी में झबरा कुत्ते का वर्णन है। अब देखिए प्रेमचंद
लेखक हैं। इनकी कहानी महातीर्थ है। महातीर्थ में कैलाशी, मुंशी इंद्रमणि, दाई, रुद्र, सुखदा, रुक्मणी। ठीक है। प्रेमचंद की घास वाली कहानी जिसमें मूलिया, महावीर, युवक चैन, सिंह, बिरजू। ठीक है। अगर हमसे पूछे नमक के दरोगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। नमक के दरोगा में कौन कौन से पात्र हैं? तो वंशीधर, पंडित, आलूपी, आलूपी दीन। ठीक है। हमसे पूछे कि वंशीधर प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? ठीक है। अब ये मत सोचिएगा वंशीधर और ये तो दुलाई वाली के पात्र है, नहीं। ठीक है। वंशीधर पात्र, पंडितालु की दीन। ठीक है। ये किसके, प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो ये प्रेमचंद के नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं। हमसे पूछे कि पूस की रात में कौन कौन से पात्र थे? ठीक है। देखिए हल्कू, मुन्नी, झबरा, मतलब यही कुत्ता था ना झबरा। ठीक है। ये पात्र हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। हमसे पूछा चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? ठीक है। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? देखिए ये निबंध हायर में लगा हुआ है। क्या है? कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, बीच में सानी है, ममता काली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्मल वर्मा। ठीक है। निर्मल वर्मा जो है चीड़ों पर चांदनी निबंध के लेखक हैं। हमसे पूछा कि चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का निबंध है। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा। ठीक है। कुमुदती देवी समान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985। ठीक है। अब देखिए कौए काला पानी पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगर हम देखें कि इनके निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में इनके क्या है? निबंध संग्रह है। अगर हमसे पूछे मेरी जीवन यात्रा किसका यात्रा वृत्त है या किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या फिर अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। इस नाम से क्या लिखा, किसने और लिखा? तो जानकी देवी बजाज जो महिला आत्मकथा की प्रथम लेखिका है, या महिला आत्मकथा की प्रथम लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज ने भी इसी नाम से आत्मकथा लिखी है। ठीक है। अब देखिए व्याख्या को, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इनकी अन्य यात्रा वृत्त है मेरी लद्दाख यात्रा। ठीक है। किन्नर देश में, रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा। ठीक है। लंका यात्रा, ईरान यात्रा। हमसे यह पूछे कि बताइए हमको ईरान यात्रा कब थी? ठीक है। ईरान यात्रा किसकी यात्रा वित्त है? चीन में क्या देखा? ल्हासा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष। ठीक है। हमसे यह पूछ ले कि तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी यात्रा वित्त है? तो हमें बताना होगा किसका? राहुल सांकृत्यायन का। मेरी तिब्बत यात्रा किसका है? ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा जो 1937 में, ठीक है, ये नेट के पाठ्यक्रम मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में। ठीक है। प्रभाकर माचवे का क्या है यात्रा? गोरी नजरों में हम। आगे का देखिए स्वदेश यात्रा पर क्या लिखा? अरे यार रहेगा यार, एक बुश सांसा उछली, ये जो है विदेश यात्रा पर था। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय तथा नागार्जुन को हिंदी साहित्य घुमक्कर त्रयी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर हमसे पूछे कि घुमक्कर त्रयी में कौन थे, तो घुमक्कर त्रयी में कौन थे? ठीक है। नारा। ठीक है। नारा मतलब नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, और नारा आ रहा है ना, तो मतलब क्या? अज्ञेय जी। ठीक है। अज्ञेय ये गोमकर त्रयी में थे। ठीक। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि जैनेन्द्र के उपन्यास का सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। ठीक है। हमसे पूछा कि जैनिन के उपन्यास को कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, उसे चुन लीजिए। ठीक है। तो देखिए एक विकल्प पकड़िए और उस पर फिर सोचिए कि कब क्या था। ठीक है। पहले विकल्प हम पढ़ते हैं। तो ये 1937 में था। ठीक है। त्यागपत्र मिडाल वाला 1937 में था। ठीक है। परख ये 29 में था। ठीक है। 29 में था। सुनीता कब था? सुनीता कब था? सुनीता कब था? तो सुनीता 1934 में था। कल्याणी कब था? 39 में था। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? परख आएगा। ठीक है। परख आएगा। फिर क्या आएगा? परख के बाद आएगा आपका सुनीता 34 में। ठीक है। सुनीता 34 में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सुनीता आ गया 34 में। अब देखिए उसके बाद त्यागपत्र आएगा 37 में। कब? 1937 में। और उसके बाद आएगा क्या? कल्याणी 39 में। तो चौथा विकल्प हमारा सही हो रहा है। ठीक है। चौथा विकल्प क्या हो रहा है? चौथा विकल्प हमारा सही हो रहा है। चौथा विकल्प हमारा सही हो रहा है। ठीक है। व्याख्या को देखते हैं। हमसे बता रहे हैं कि परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी जैनिन कुमार के उपन्यासों का सही कालक्रम है। ठीक है। परख 1929, सुनीता
34, ठीक है, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, जिसपे क्या मिला, साहित्य अकादमी मिला। कौन सा पुरस्कार मुक्तिबोध पर मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनाम स्वामी किसका उपन्यास है, तो जैनेन्द्र जी का। दशार किसका उपन्यास है, जैनेन्द्र जी का है, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि किसके उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा और अहम का समर्पण है, तो जैनेन्द्र के। को हिंदी में मनोविश्लेषण उपन्यास का जनक माना जाता है, ठीक है। जैनेन्द्र को क्या माना जाता है, मनोविश्लेषण उपन्यासवादी का जनक माना जाता है। अब देखिए हमसे ये पूछ ले काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है। तो विद्यार्थियों हमसे एग्जामिनर यह पूछ ले कि काव्य जीवन की आलोचना है, बताइए यह किसका कथन है। क्या क्या यह क्या यह क्रोचे का है, ठीक है। देखिए इसी से संबंधित प्रेमचंद जी का कथन है कि काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। अब यहाँ पूछ लिया काव्य जीवन की आलोचना है, किसका कथन है, तो आपका सही उत्तर होगा क्या क्रोचे जी का है, या फिर वर्ड्सवर्थ जी का है, अरस्तु का है, आर्नाल्ड का है, तो इसका सही उत्तर होगा आर्नाल्ड जी का है, ठीक है। अब देखिए कह रहे काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन आर्नाल्ड का है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा कि कविता सहज भावों का प्रबल उच्छलन, मतलब सहज भाव लेकिन प्रबल उच्छलन हो गया तो कविता है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने, ठीक है, उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित किया। अरस्तु ने लिखा कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है, ठीक है। अगर हमसे एग्जाम पूछे कि विनादुते क्रोंचे ने क्या बताया, तो विनादुते क्रोंचे ने कला निर्माण में प्रतिभा का मूल कारण माना है। इनका कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात सृष्टा सौंदर्य का भागी होता है, ठीक है। हमसे अगला प्रश्न अगर एग्जामिनर यह पूछे कि हिंदी उपन्यास में विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया, मतलब समझ रहे हैं कि उपन्यास के केंद्र में कौन था, मतलब किसके नाम को आधार बनाया गया और कहा गया कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास की, प्रेमचंद युगीन की, प्रेमचंद उत्तर, तो प्रेमचंद जी को केंद्र में बनाया गया, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रेमचंद जी को, जयशंकर प्रसाद को, गोपालम गैमरी को, रचार रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है, नाटक क्षेत्र में बने केंद्र में, ठीक है। ये निबंध विधा के क्षेत्र में, ठीक है। ये तो प्रमुख जासूसी उपन्यासकार हैं, इनसे कोई विधा नहीं, ठीक है। केंद्र ये किसी विधा के केंद्र में नहीं, बल्कि प्रेमचंद जी जो है प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी उपन्यास के केंद्र में थे, तो इसका सही उत्तर है ए होगा कि प्रेमचंद जी को, ठीक है। व्याख्या को देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं देखिए हिंदी उपन्यास के विकास में अगर हमसे पूछे कि विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर, तो प्रेमचंद जी को, ठीक है। उपन्यासों का वर्गीकरण, ठीक है, प्रथम उत्थान प्रेमचंद पूर्व युग, द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग, ठीक है, तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर और चतुर्थ उत्थान आधुनिक बोध के उपन्यासकार, ठीक है। हमसे अगला प्रश्न पूछे 17 वर्ष तक हिंदी का प्रसिद्ध पत्रिका, ठीक है, सरस्वती का संपादन कार्य, ठीक है। अब ये नहीं पूछ रहे कि 1903 से 1920 तक, प्रश्न बना हुआ है पीजीटी में कि 1903 से 1920 तक किसने सरस्वती का संपादन किया है, ठीक है। अब देखिए हमसे घुमा के बस पूछ रहे हैं, बस हमें प्रश्न को क्या आराम से पढ़ना है। हमसे कह रहे हैं कि 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका, ठीक है, प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्या मुक्तिबोध थे, नहीं। भारतेंद्र थे, नहीं। हरिवंश बच्चन जी थे, नहीं, बल्कि कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछे कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो चिंतामणि घोष थे, ठीक है। प्रथम संपादक कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे, मतलब इनके पहले। अगर हमसे पूछे महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले किसने संभाला, तो श्याम सुंदर दास ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद किसने संभाला, तो देवी दत्त शुक्ल ने संभाला, ठीक है। यह भी प्रश्न बन चुका है कि तृतीय संपादक के रूप में 1920 में पंडित देवी दत्त शुक्ल ने कार्यभार संभाला था। हमसे पूछे, अब देखिए भारत भारती पर, मतलब द्विवेदी युग से कितने प्रश्न हमारे परीक्षा में आए हैं, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग कि कितना आधुनिक काल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो, चाहे भारतेंद्र युग हो, द्विवेदी हो, छायावाद हो, प्रगति हो, प्रयोग हो, नई कविता हो, ठीक है। अब देखिए कह रहे भारत भारती रचनाकार कौन है, भीष्म सानी, महादेव वर्मा, जयंत कुमार या मैथिली शरणगुप्त, तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती मैथिली शरणगुप्त का था, कब था, 1912 में, ठीक है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरणगुप्त है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, हमारे
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, क्योंकि मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं कभी किसी पेपर में खाली नहीं जाती, उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 31, ठीक है, झंकार 29, साकेत 31 और यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, ठीक है, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू वैतालिक पंचवटी आदि इनकी रचना है, यह 1925 में है। ठीक है, अब ध्यान देंगे भीष्म साहनी की रचनाएं तो झरोखे, तमस, बसंती, मैया दस की माड़ी, हानुस, कुंतो, कड़ियां, ठीक है, ये सारी रचनाएं, ये सब उपन्यास है। अगर हम निराला जी की बात सॉरी महादेवी वर्मा जी की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ठीक है, यामा, दीपशिखा, सप्तपलड़ा, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। यदि हम बात करें जैनेन्द्र के उपन्यासों की तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदावती, जयवर्धन और एक मुक्तिबोध को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुक्तिबोध क्योंकि इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और यह कभी भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, हम ध्यान देंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है। भैरवी, ठीक है, भैरवी, चलिए ठीक है भाई, भैरवी नहीं है, हाँ भैरवी है, ठीक है, दूध बतासा भी है, आद्रा, ठीक है, पूजा गीत सेवाग्राम, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि किसका है, ठीक है, तो अब देखिए आद्रा किसका था, आद्रा कहानी संग्रह किसका है, आद्रा कहानी संग्रह मोहन राकेश का है, ठीक है, मोहन राकेश का है, ठीक है, मोहन राकेश का है। भैरवी किसका है, सोहनलाल द्विवेदी का है। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी का। पूजा गीत सेवाग्राम, ठीक है, यह भी किसका है, सोहनलाल द्विवेदी का है। तो हमसे पूछे कि आद्रा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है, आद्रा मलबे का। सेफ्टी पिन, ठीक है, जख्म, मिसपाल, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर पूछले, ठीक है, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। अगर हम बात करें देखिए मैथिली, भैरवी, दूधवाला, पूजा गीत सेवाग्राम, प्रभाती, युगधार है, ठीक है, ये गलत है, युगाधार है, ठीक है, युगधार तो किसका है, नागार्जुन जी का है, ठीक है, ये क्या है, युगाधार है, ठीक है, युगाधार है। कुणाल, देखिए कुणाल तो इनका, लेकिन कुणाल गीत किसका है, तो मैथिली शरणगुप्त का है। चेतना बांसुरी सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये देखिए हमसे अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि भारतेंद्र जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है। अब देखिए, अब हमसे एक प्रश्न तो पहली बात क्लियर हुई, गंगा वर्णन किसकी कविता है, तो गंगा वर्णन किसकी कविता है, तो गंगा वर्णन भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कविता है। हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि भारतेंद्र जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है, क्या प्रकृति वर्णन का दिया है, गांव का दिया है, सामाजिक वातावरण का दिया है या फिर व्यंग का दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति चित्रण का वर्णन किया है। अब देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी कविता गंगा वर्णन में प्रकृति चित्रण का वर्णन किया है। भारतेंद्र जी की काव्य कृति, ठीक है, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महत्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम पलाप, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, दान लीला, बसंत, कृष्ण चरित्र, विजय वल्लरी, बकरी, विलाप, बंदर सभा, रिप नाटक, विजय विजय वैजयंती, ठीक है, विजयनी विजय वैजयंती, प्रबोधनी, नए जवानी की मुगरी, उर्दू का श्यापा आदि इनकी काव्य संग्रह है। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा है कि कौन सी कविता, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है, ठीक है, हमसे निगेटिव टर्म पूछा नहीं है, ठीक है, राम की शक्ति पूजा है, बादल राग है, सरोद स्मृति है, लेकिन हमसे यह पूछे कि क्या अधकिला फूल किसका है, तो हरिऔध जी का उपन्यास था, ठीक है, ये काव्य नहीं है, ये हरिऔध जी का क्या था, उपन्यास था। ठीक है, अब देखिए हमसे व्याख्या में क्या बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं व्याख्या में कि अधकिला फूल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। अधकिला फूल 1907 ईस्वी में क्या है, यह ठेठ हिंदी की ठाठ 99 हरिऔध जी के उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ मुहावरे की पाठ्य पुस्तक भी कहते हैं और इसका नाम एक देववाला भी है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, सरस्वती, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, जूही की गली निराला की कविताएं हैं। अब देखिए हमसे उपनाम से भी प्रश्न पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नवीन उपनाम से, ठीक है, नवीन उपनाम से कौन कविताएं लिखता था। ठीक है, तो हमसे विकल्प में दे रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन नंदुलारे वाजपेयी, ठीक है, श्याम सुंदर दास। ठीक है, देखिए अपने आप आवाज से निकल गया बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ठीक है, अगर हम लोग नाम को बराबर पढ़ते हुए है ना, ठीक है, हम लोग जुड़े हुए हैं साहित्य से, तो इस प्रश्न को आराम से सही कर सकते हैं कि बालकृष्ण शर्मा, नवीन, ठीक है, नवीन उपनाम से कौन लिखता था, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी लिखते थे। अब देखिए हमें व्याख्या में बता रहे कि नवीन उपनाम से, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन
कवि प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, हम बिस्वाई जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला आदि हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया, क्योंकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। प्रिय विद्यार्थी, हमको पता है कि देखिए, अगर हमसे पूछे कि कौन कौन से लोग जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सोहन लाल त्रिवेदी, श्याम नारायण पांडे, ठीक है, ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी भी हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं सबसे लास्ट में, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में हुआ। अब ध्यान देंगे, धर्मदास किसके शिष्य थे? क्या आपके शिष्य थे? क्या मेरे शिष्य थे? नहीं। किसके शिष्य थे, इसको देखते हैं। धर्मदास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के थे, कबीर के थे, गुरु नानक थे, या फिर यह क्या किसके शिष्य थे? तो सूरदास के शिष्य थे। नहीं, ये किसके शिष्य थे? कबीर जी के शिष्य थे। और आपको यह भी ज्ञात होगा कि इन्होंने क्या किया, ठीक है, 64 वर्ष की जब उम्र कबीर जी की थी, तो इन्होंने इनके वाणियों का संकलन किया, ठीक है, बीजक नाम से। ठीक, अब यह भी प्रश्न बनता है कि कबीर दास के वाणियों का संकलन किसने किया, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका सही उत्तर होगा कि 1464 ईस्वी को, ठीक है, 1464 ईस्वी को किसने किया? 64 वर्ष तब कबीर की उम्र थी, और धर्मदास ने जो है कबीर की वाणी का संकलन किया। अब देखिए गुरु और शिष्य की परंपरा कह रहे हैं, तुलसीदास के गुरु, अगर देखिए दीक्षा गुरु नारायण और शिक्षा गुरु बुद्धे तो शेष सनातन। कबीर जी की गुरु देखिए रामानंद जी मिलते हैं, और जो सूफी फकीर हैं मुसलमानों के अंदर क्या है, शेख तकी भी मिलते हैं, ठीक। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी, ठीक है, एकदम सही है। धर्मदास, कबीर दास, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न भाषा विज्ञान के समय से होता है, हमसे पूछ रहे हैं कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, ठीक है। अब देखिए वो सीधे ही पूछना चाह रहे हैं प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है, का शुरुआत कब से हुआ। ये मत सोचिएगा आधुनिक आर्य भाषा को पूछ रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे 500 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1600 ईसा पूर्व के आसपास, 1300 ईसा पूर्व के आसपास, या 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका सही उत्तर होगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से कितना है, ठीक है, 500 ईसा पूर्व है, ठीक है। मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है, ठीक है, 1000 ईस्वी है, ठीक है। अगर हमसे पूछे आधुनिक भारतीय भाषा, तो 1000 ईस्वी से आज तक का जो समय है वह जो है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि द्वंद्व गीत, हमसे ये पूछा जा रहा है कि द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह, क्या माखनलाल चतुर्वेदी का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। अब देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। अब देखिए दिनकर जी कितने महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से। ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ गया, हमसे ये पूछा गया कि द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है, तो दिनकर जी का। किसका है? दिनकर जी का है, दिनकर जी का है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, ठीक है, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू, सब किसके काव्य संग्रह है? तो यह सब जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह कौन से हैं? हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, ठीक है, समर्पण, भारत समर्पण, माता, पुष्प की अभिलाषा। प्रिय विद्यार्थी एक बार प्रश्न बना कि जो है सबसे पहला साहित्य अकादमी किसे दिया गया, ठीक है, सबसे पहला साहित्य अकादमी हिम तरंगनी पर, ध्यान दीजिएगा, हिम तरंगनी पर किसको दिया गया, तो हिम तरंगनी पर 1955 पर किसे दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, ठीक है। हरिऔध के काव्य संग्रह देखिए, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, रस कलश, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध, सही, ठीक है। भारतेंद्र जी के देखें तो भक्ति सर्वस, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, ठीक है, प्रेम सरोवर, होली, श्रृंगार सही, प्रेम प्रलाप, ये सब किसकी रचना है? भारतेंद्र जी की रचनाएं हैं, ठीक है। हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कान पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? तो वीणा किसका है, उच्छ्वास किसका है, ग्रंथि किसका है, ठीक है, क्या सुमित्रानंद पंत जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर देखिए यहाँ जयशंकर प्रसाद निराला दिया है, नहीं, जयशंकर प्रसाद जी का है, केदारनाथ सिंह का है, सेनापति का है। तो आपको पता है वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, ये सब रचनाएं किसकी हैं? गुंजन, पल्लव, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की हैं,
किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। व्याख्या को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। हमसे कहा यह जा रहा है कि वीणा उच्छ्वास, ठीक है, वीणा उच्छ्वास ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत की रचनाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए पहली क्या है, छायावादी रचनाएं, ठीक है, उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन, ठीक है। अब प्रगतिवाद का आरंभ युगांत युगवाड़ी ग्राम्य, अंत चेतनावादी में सूर्यकर्ण स्वर्णधुनी युगपथ थी। नव मानवतावादी रचनाओं में देखें तो उत्तरा कला और गुणाचार्य अतिमान लोकायतन और चिदंबरा है। हमसे अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? सुमित्रानंद पंत या फिर जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिवंश राय बच्चन? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न से पूछा यह जा रहा है किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना शुरू किया था। इनका जन्म 1800 कब हुआ था? 1899 में। कहा? बंगाल के मेदिनीपुर में, महिषा मेदिनीपुर में हुआ, ठीक है, बंगाल के महिषा मेदिनीपुर में हुआ, ठीक है। अब देखिए कब हुआ? बसंत पंचमी के दिन हुआ, मतलब सरस्वती पूजन के दिन। इन्होंने उस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन बसंत पंचमी घोषित किया। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, मिथा, अरिमा, बेला, नैपथ्य, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांकांजलि। अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं है सरोज स्मृति, स्मार्ट, एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, यही सच है। इनके काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित है। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सद्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये सब किसकी है? ये सब रचनाएं हैं निराला जी की। ठीक है, पंचवटी पूछे तो पंचवटी तुरंत बताइएगा किसकी? मैथिली शरणगुप्त जी की। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछे पंचवटी प्रसंग तो हमें बताना होगा यह जो है निराला जी की है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा शांत भाव से लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। यह पंक्तियां किसकी हैं? हमसे पूछे वह इष्ट देव की के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। यह पंक्तियां, यह किस कवि की पंक्तियां है? क्या सुमित्रानंद पंत की है? ठीक है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की है? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है? तो इसका सही उत्तर होगा किसका होगा ये? तो यह जो है निराला जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? निराला जी की पंक्ति। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे, ठीक है, निराला जी की पंक्ति हमसे अगर पूछे एग्जामिनर, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो निराला जी की हैं। भारत, ठीक है, यही टर्म पकड़िए, दलित भारत की विधवा है, निराला जी की पंक्ति है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमसे एग्जामिनर अगर पूछे थोड़ी सी व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे। कह रहे हैं निराला जो है उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है, उनकी कविता विधवा है। ध्यान दीजिए, हमें एक प्रश्न और तैयार हो गया कि विधवा कविता किसकी है? निराला जी की है। ठीक है, विधवा कविता परिमल में संग्रहित है। एक और बात हमें पता चल गई कि विधवा कविता किस में संग्रहित है? तो परिमल में संग्रहित है। सुमित्रानंद पंत प्रमुख छायावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं छायावादी कविताएं हैं, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ठीक है, हमसे पूछे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन है? तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या को उद्धार, छोकोश्वास, प्रभुवान, कानकुसुम, प्रेमपति, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। और हमसे पूछे कि दिनकर जी की स्वच्छंद क्या है? ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, अब देखिए इनकी रचना क्या है? प्रणभंग, रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत। ठीक है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। दिनकर जी को समय सूर्य और धैर्य का कवि भी कहा जाता है। हमसे पूछा निहात तथा रश्मि रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की? देखिए आधुनिक काल से कितने प्रश्न, ठीक है, अगर हम लोग आधुनिक काल को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें, ठीक है, एक कोई अपना नोट्स हो और बच्चन सिंह को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह को पढ़ लें तो ढेर सारे प्रश्न यहीं से हल होने वाले हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या सियाराम शरणगुप्त की है, या महादेवी वर्मा की है, सोहनलाल द्विवेदी की है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा जी की है। व्याख्या को देखते हैं।
हमसे कहें कि निहार रश्मि नीरजा क्या है, किसका काव्य संग्रह है, तो यह महादेवी वर्मा जी का है। निहार रश्मि नीरजा सांगीत गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को वैसी और किसी को नहीं हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संस्कृत धारा की कवि हैं। इनके प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल, महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, त्रिधारा, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दूर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आत्मोत्सर्ग सियाराम शरण गुप्त की। ठीक है, हायर में प्रश्न पूछा कि आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की चर्चा, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की चर्चा। ठीक है, जीडीसी 2020 के प्रश्न में, ठीक है, डीजीसी 2020 के प्रश्न में, ठीक है, प्रश्नों में पूछा गया कि आत्मोत्सर्ग, ठीक है, मैं मानता हूं कि सियाराम शरण गुप्त जी की है। ठीक है, लेकिन आप बताइए किसके बलिदान की चर्चा है, तो आपको बताना होगा गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की चर्चा है। अगर आपसे पूछे बापू नाम से कविता किसने लिखी, तो सियाराम शरण गुप्त ने लिखी। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जापानी लोक कथा पर आधारित। ठीक है, अब देखिए बच्चन ठीक एकदम प्रश्न पूछा आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से। कह रहे हैं निशा निमंत्रण, झरना, अषाढ़ वीड़ा, अभिशाप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अषाढ़ वीड़ा। अगर हमसे पूछे जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है, तो आपको बताना होगा अषाढ़ वीड़ा क्या है, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। हमसे कहे अगर एग्जामिनर की अज्ञे की अषाढ़ वीड़ा जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है, यह एक लंबी कविता है। इस कविता का मुख्य भाव अहंकार का विसर्जन है। अज्ञे की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं हैं नदी के दीप, चिंता, इतलम, हरी घास पर चढ़ यह दीप अकेला, कितनी नाव में कितनी बार, और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो आंगन के पार द्वार पे मिला, और इसी आंगन के पार द्वार में अषाढ़ वीड़ा नामक कविता संग्रहित थी। ठीक है, ध्यान देंगे निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मिलन यामिनी, हरिवंश राय की। ठीक है, बुद्ध और नाच घर भी किया है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। झरना, आशुलार, कमानी, छायावादी कवि प्रसाद की काव्य कृतियां हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, आप देखिए प्रश्न पे यह ध्यान दीजिए कि आधुनिक काल से कितने प्रश्न बने हैं। आप ध्यान दीजिए, लगभग अभी तक जितने हम लोग प्रश्न का हम सॉल्व किए उसमें 20 से 25 प्रश्न क्या है, आधुनिक काल से पूछे गए हैं। मतलब हमारे लिए अगर दिल्ली में अध्यापक बनना है तो आधुनिक काल अच्छे से तैयार होना होगा। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मंजीर काव्य संग्रह के लेखक कौन है, हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि मंजीर काव्य संग्रह के लेखक कौन है। क्या शंभुनाथ सिंह है, गिरिजा कुमार माथुर है, ठीक है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या भारती हरिश्चंद्र हैं। तो हमें पता है कि मंजीर के काव्य के लेखक कौन है, मंजीर गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, अगर हमसे पूछे शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण, धूप के धान, अभी और कुछ, ठीक है, ये सब किसका है, ये सब गिरिजा कुमार माथुर जी का है। हमसे पूछे, पुनः ध्यान देंगे, मंजीर काव्य संग्रह पूछे तो गिरिजा कुमार माथुर का है। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर किस शतक के थे, तो तार शतक के कवि हैं। ठीक है, इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, अभी और कुछ, ध्यान दीजिएगा, अभी और कुछ अचर्चित पूछा जा सकता है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, ये सब किसके हैं, ये सब किसके हैं, तो यह सब जो है भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। इनको किस रचना में पुरस्कार हुआ मिला, तो बुनी हुई रस्सी पे इन्हें पुरस्कार प्राप्त है। भारती हरिश्चंद्र को हिंदी में आधुनिकता का जन्मदाता कहा जाता है, नवजागरण का आदिदेव कहा जाता है। ठीक है, कई उपाधियां हैं। इनके कुल गीतों की संख्या, कविताओं की संख्या 175 मानी जाती है, ये गलत है। ठीक है, कितनी मानी जाती है, लगभग 70 काव्य इनके संग्रह हैं। ठीक है, इनकी कुल रचनाएं देखिए, भक्ति सर्वस्व महत्वपूर्ण रचना है, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख मास, वर्षा विनोद। वर्षा बिंदु किसका है, प्रेमगन का है। फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली में, बकरी विलाप, जातीय संगीत, त्रिपुराष्टक, ये सब किसकी रचना है, ये सब रचनाएं जयशंकर तुषार, ये सब रचनाएं किसकी हैं, भारती हरिश्चंद्र की है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछे किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था, क्या कबीर के, तुलसीदास के, रैदास के, नंददास के। ठीक है, बस देखिए इन सब प्रश्नों में हमें विकल्प आराम से कंप्यूटर पे, ठीक है, आराम से माउस को, ठीक है, ले जाते हुए अपने प्रश्न को सही करना है। ठीक है, ये सब प्रश्न क्या है, इसको कहते हैं हलवा। ठीक है, और गाजर का हलवा सोच लीजिए, मूंग का हलवा, जो आपके मन में आ रहा है सोच लीजिए। ठीक है, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास के, ठीक है, बचपन का नाम राम बोला था। ऐसी जनश्रुति है कि गोस्वामी जी जब पैदा हुए 5 वर्ष के बालक के समान थे, ठीक है, इसीलिए तो उनके माता पिता ने छोड़ दिया। कह रहे हैं कि जब वे पैदा हुए तो केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा, तभी से तुलसी को राम बोला कहा जाने लगा।
तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था और जो इनकी दासी पाली थी उनका नाम क्या था, मुनिया था, पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है हमसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जयसिंह का नक्श, देव माया प्रपंच। ठीक है, तो देव माया प्रपंच किसका है, देव का है। संस्कृत के प्रभु चंद्रोदय के आधार पर ये लिखा गया, तो ये रचना क्या है, ये निगेटिव है, मतलब यही सही उत्तर होगा। ठीक है, देव माया प्रपंच देव का है। व्याख्या को देखते हैं, हमसे कह रहे हैं देव माया प्रपंच केशवदास की रचना नहीं है, अपितु देव द्वारा संस्कृत के प्रभु चंद्रोदय के आधार पर लिखी हुई रचना है। देव की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं भाव विलास, ठीक है, अष्टयाम, भवानी विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेमचंद्र का, सुजान विनोद भी देव का है। ठीक है, सुजान चरित सूदन का है, सुजान हित प्रबंध, सुजान सागर घनानंद का है। ठीक है, हमें यह ध्यान देना होगा कि वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जयसिंह का नक्श, सिख रसिक प्रिया, रामचंद्र का कवि प्रिया, रतन भवानी, विज्ञान गीता, छंदमाल इत्यादि केशवदास की रचनाएं हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र तथा गणपतचंद्र गुप्त ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें डॉक्टर नगेंद्र का नाम एकदम ध्यान रखना होगा। अगर हमसे एग्जाम में यह पूछे कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल प्रवर्तक किसे माना, तो केशवदास को माना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, महाराणा का महत्व देखिए, फिर ऐसे आधुनिक काल से प्रश्न पूछा किसकी रचना, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, अब देखिए, या फिर भगवती चरण वर्मा का, यहाँ भगवती शरण वर्मा दे दिया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है, रामदाई सिंह दिनकर का है। तो इसका सही उत्तर का महाराणा का महत्व किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे, एकदम सही है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सुकुच्छ्वास, बभूवाहन, कानकुसुम, प्रेमपथिक, चित्रधार, आंसू, जहर, कामायनी। ठीक है, आंसू, लहर, कामायनी, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल, सुभद्रा कुमार चौहान की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। रेणुका, हुंकार, प्रभंग, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे के हरिनाम, दिनकर की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमसे ये पूछा जा रहा है भगवती चरण वर्मा का नाम जो है कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगर हम ध्यान दें, पतन चित्रलेखा, देखिए चित्रलेखा शब्द है। 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले विषय चित्र, सामर्थ सीमा किसके उपन्यास है, तो यह सब भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। हमसे अगला प्रश्न यह पूछ रहा है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न, किसका विचार है, क्या सुमित्रानंद पंत जी का है, रामविलास शर्मा का है, आचार्य कुंतक का है, लाला श्रीनिवास दास का है। तो मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं, किसका विचार है, तो यह विचार सुमित्रानंदन पंत जी का है। इन सुमित्रानंदन पंत जी का क्या विचार था, सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। ध्यान देंगे, व्याख्या को पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कवि सुमित्रानंद पंत छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। पंत ने लिखा है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है, उन सब का समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है। ठीक है, मेरा विचार है कि वीणा से लेकर ग्राम्य तक अपनी सभी रचनाओं में मैं अपनी कल्पना को ही, ठीक है, को ही वीणा दी है। और ध्यान दीजिए, अगर पूछे कि किसको, इन्होंने हायर में पूछ लिया एक बार प्रश्न कि किसको सुमित्रानंद पंत ने अपना दूधमुहा प्रयास कहा, तो वीणा नामक कविता को क्या कहा, अपना दूधमुहा प्रयास कहा है। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर यह पूछे कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं, मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है, उन सबका समीकरण करने में मैंने चेष्टा की है। ठीक है, ये किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, सुमित्रानंद पंत जी का। हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिए, ये नेट में लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर आप भी नेट की तैयारी अच्छे से किए होंगे तो इस प्रश्न को आराम से सही कर लेंगे। कह रहे हैं कि सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह पल्लव प्रकाशित हुआ था, क्या 1940 में, 1930 में, 1928 में या 1937 में, तो इसका सही उत्तर होगा देखिए 1928 में। ठीक है, प्रथम रश्मि 1927 में था। अब ध्यान देंगे, हमसे अगर कह रहे हैं कि काव्य संग्रह पल्लव जो है 1928 में प्रकाशित हुआ, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। एक बार यह भी प्रश्न बना कि छायावाद का घोषणा पत्र अर्थात मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, तो पल्लव रचना को कहा जाता है। कब प्रकाशित हुई, 1928 में। ठीक है, कह रहे हैं कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और, ठीक है, भाव की सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। सुमित्रानंदन पंत की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें प्रिय विद्यार्थी, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, उसका सही व्याख्या क्या होगा, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 27, पल्लव 28। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
फिर हमसे पूछे कि गुंजन 32, युगान 36, युवाणी 36, ठीक है। और यहीं से क्या है, प्रगतिवाद की शुरुआत होती है, ठीक है। छायावादी ग्राम्य, ठीक है, 1940। कला और गुणाचार 59। इस पे क्या मिला इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। लोकायतन पर सोवियत लैंड मिला, और इनको क्या ज्ञानपीठ भी मिला है, हाँ, चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ मिला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न से पूछ रहे हैं कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। क्या भारोपीय परिवार से है, स्कैंडियन परिवार से है, ऑस्ट्रेलिया परिवार से है, या एशियाई परिवार से है। तो इसका सही उत्तर होगा कि हिंदी का संबंध किससे है, भारोपीय परिवार से है, ठीक है। हिंदी का संबंध भारोपीय परिवार से है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। हमसे ये कहे कि भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें दो वर्गों शतम और केतु में बांटा गया है, ठीक है। देखिए, और देखिए शतम वर्ग में क्या है, शतम वर्ग में कह रहे हैं कि शतम वर्ग में ही भारत ईरानी आर्य भाषाएं आती हैं। डॉक्टर गेरसन ने भारत ईरानी को 3 वर्गों में ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा में बांटा है, ठीक है। हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा ये जा रहा है कि अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा ये जा रहा है कि अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है। क्या पूर्वी हिंदी है, मागधी हिंदी है, या मराठी हिंदी है, या पैसाची है, ठीक है। तो अर्धमागधी से क्या निकला, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मतलब ABC। देखिए अगर उपभाषा पूछे, देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा उपभाषा, ठीक है, तो पूर्वी हिंदी। अगर पूछे कि बोली कौन कौन सी है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। व्याख्या को ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं अर्धमागधी से निकली आधुनिक भारतीय भाषा पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपने धर्म उपदेश दिए थे। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां, 3। कौन कौन सी, ABC अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। हमसे पूछे संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परावर्तित रूप को क्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, संस्कृत के शब्द हो हिंदी में परावर्तित हो तो उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या तद्भव कहेंगे, संयुक्त कहेंगे, या देशज कहेंगे, या रूढ़ कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है तद्भव कहेंगे। कह रहे हैं संस्कृत के तत्सम शब्दों को हिंदी में तद्भव कहते हैं। जैसे वत्स का बच्चा, अहम, मैं, वचन, बोली, अर्ध, आधा, प्रिय, पिय, या पिया, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, ठीक है। जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो, निरूढ़ शब्द जैसे कान, पीला, ठीक है, छत, देश शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलते, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हुए, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे कटरा, ठुमरी, कटोरा, चराग, ठीक है, लोटा, ठीक, पगड़ी, ये सब शब्द। अब ध्यान दें, कौन से बादशाह ने अपने राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न से पूछा जा रहा है, किस राजा ने, ठीक है, किस राजा ने, बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। तो क्या औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि किस राजा ने, ठीक है, किस राजा ने या किस बादशाह ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो प्रिय विद्यार्थियों उसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने, ठीक है। जो जायसी को देख के हंसते हैं, तब जायसी ने कहा कि मोहिका हंस की को रही, कि मुझ पे हंसते हुए या मुझे बनाने वाले ईश्वर पर हंस रहे हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी ने अपनी राजमुद्राओं पर क्या किया, देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया। शुद्धता के लिए उनके फारसी फरमान फारसी, ठीक है, देवनागरी लिपि में समान रूप से लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी परिपत्र सम्राट अकबर के दरबार में निर्गत प्रचारित किए जाते थे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती थी। भारत के प्राचीन शिलालेखों में 2 लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि मिलती है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब अखंड का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। समूचा, अक्षय, ठीक है, अखंड होता है, ठीक है। अब देखिए अविभक्त भी मतलब अखंड हो गया ना, ठीक है। अब देखिए सी विकल्प क्या है, यही विकल्प को लिख लेते हैं हम लोग। सी विकल्प है, ठीक है, सी विकल्प क्या है, अनंत, ठीक है, अनंत है। डी विकल्प में दे रहा है क्या, डी विकल्प में दे रहे हैं अविभक्त,
ठीक है, तो अखंड का कौन सा विलोम पर्यायवाची नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो समूचा भी होगा, अखंड समूचा, अक्षय भी है, ठीक है, विभक्त भी है, ठीक है, कौन नहीं है, तो अनंत। अनंत क्या है, अनंत पर्यायवाची नहीं है इसका, ठीक है, अनंत क्या है, अनंत, ठीक है, अखंड शब्द अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याख्या को देखते हैं, ठीक है, अब देखिए व्याकरण से प्रश्न यह है, और वो भी पर्यायवाची से, हम कह रहे हैं कि अखंड शब्द, ठीक है, अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुछ अन्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द निम्न है। अब अखंड के पर्यायवाची पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा, पूरा। गधा का खर, गर्दभ, रासव, बेसर, चक्रीवान, दूसर, ये परीक्षा में कई बार बना, ठीक है। अब देखिए भारती, वाक, वागीशा, वीरापाड़ी, ठीक है, हंसवाहिनी, ठीक है, महाश्वेता, ये सब किसके पर्यायवाची, सरस्वती जी के हैं। सुंदर पर्यायवाची रुचिर, चारु, रम्य, रमणीक, ठीक है, रमणीक, चित्ताकर्ष, ललित, ठीक है, रमणीक सुंदर या सौंदर्य का पर्यायवाची होता है। पंडित, सुधि, कोविद, बुध, धीर, प्राग्ञ, विचक्षण, ठीक है, समूह, वृंद, गण, संद, पुंज, दल, टोकी, टोली, जत्था। ठीक है, अगला प्रश्न से पूछ रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। फिर विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। विकल्प में दे रहा है मागधी से, कि रोमन से, द्रविड़ से, या अभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर है क्या होगा, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं, हमसे कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय आर्य भाषाओं का समूह कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भाषा परिवार की बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक समय है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, ठीक है, अब देखिए कि इन कह रहे हैं एक तालिका में दे रहा हूं, इनसे आप आधुनिक भारतीय भाषाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती निकला, और कुछ विद्वान सौरसेनी से ही दक्षिणी दक्षिणी को भी निकला बताते हैं। ठीक है, दक्षिणी उपभाषा को भी क्या है, सौरसेनी से उपना निकला बताते हैं। ध्यान दीजिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दक्षिणी को, ध्यान दीजिएगा गलती हो गई, कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दक्षिणी को भी। देखिए पांच पांच बोलियां आती है, लेकिन कुछ लोग जो है दक्षिणी को भी इसके अंतर्गत समाहित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पैसाची, लहंदा, पंजाबी, ब्राचर से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी, बिहारी, बंगला, उड़िया, सवैया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमसे अगला प्रश्न, अर्धमागधी से क्या विकसित हुआ, तो पूर्वी हिंदी विकसित हुआ। हमसे पूछ रहे हैं कि अब बताइए हमें कि अंतर्धान का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। क्या अंतर्धन ध्यान होगा, अंत धन ध्यान होगा, या अंतर ध्यान होगा, या फिर अंतः धन ध्यान होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विसर्ग संधि अंतः धन धान, अंतः धन धान। देखिए विसर्ग संधि है इसमें, आप अंतः, ठीक है, अंतः धन धान लिखेंगे। ठीक है, ये विसर्ग हटेगा और रेफ के र के रूप में हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए ऐसे, अंतर ध्यान। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वर्तनी की शुद्धि के लिए भी ये पूछता है कि अंतर ध्यान, वर्तनी में क्या लिख देगा, अंतर ध्यान, लेकिन सही शब्द क्या है, अंतर्धान। ठीक है, ध्यान देंगे अंतर्धान शब्द का संधि विच्छेद अंतर्धन ध्यान होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ग या हो, तो विसर्ग के स्थान पर रह हो जाता है। जैसे निधन, झर, निर्झर, दुहधन, गंध, दुर्गंध। ठीक है, हमारे सामने अगला प्रश्न 47 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा गया है। अब देखिए निधन, गुण, निर्गुण, दुह, धनात्मा, दुरात्मा। हमसे पूछा रहा है हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि हिंदी जो शब्द है उसका संबंध संस्कृत किस शब्द से है। ठीक है, तो बताइए आप, बिंदु से है, हिंदवी से है, सिंधु से, या इंदु से है, तो सिंधु से है। देखिए हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। सिंध नदी के आसपास की भूमि, वहां रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। कालांतर में ईरानी भारत के अधिकाधिक भागों में परिचित होते गए और उनके द्वारा यह शब्द हिंद उच्चरित होने लगा। यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया को इसी हिंदी का विकसित रूप कहा जा सकता है। हिंदी में हिंदी का अक्षर लोप हो जाता है और हिंदी शब्द बनकर सामने आया। ठीक है, हमारे सामने 48 नंबर का प्रश्न है, हमसे पूछा खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये तो जान लीजिए पेपर आउट क्वेश्चन होते हैं, किस अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली। ठीक है, ऐसे पूछेगा सौरसेनी अपभ्रंश से निम्न में से कौन सी उपभाषा निकली, उसमें पश्चिमी हिंदी रख लेगा। अब यहाँ हमसे पूछा है कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ। ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश पूछ रहा है, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी या सौरसेनी। तो इसका सही उत्तर होगा सौरसेनी। अपभ्रंश से क्या निकला, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, ठीक है, राजस्थानी, ये सब किससे निकला, पश्चिमी हिंदी से निकला। ठीक है, खड़ी बोली
सॉरी सौसेनिया व्रण से निकला। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौसेनिया व्रण से हुआ। खड़ी बोली का अनेक नामों में अभिहित है, यथा हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, रेखता, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी आदि। ठीक है, डॉक्टर गियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वर्नाकुलर हिंदुस्तानी किसने कहा। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी अभी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां जिनका क्रम ये है। यह भी प्रश्न बन चुका है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो मान्य मत 5 उपभाषा का कितनी बोलियां, 18 बोलियां हैं। अब संविधान में कितनी भाषाओं की चर्चा, तो 22 भाषाओं की चर्चा है। ठीक है, ध्यान देंगे भाषाएं 22 हैं। अगर हमसे पूछे बोलियां तो 18। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौड़वी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी। ठीक है, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्थात एबीसी। और इसकी ट्रिक क्या है, कब है, कब है। ठीक है, 5 जो है, जैसे देखिए कौरवी, ब्रजभाषा, ठीक है, कन्नौजी, बुंदेली, से हरियाणवी, इसको बांगरू कहते हैं। पूर्वी हिंदी ए बी सी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में मारवाड़ी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान जयपुरी, ठीक है, पूर्वी राजस्थान मेवाती, उत्तरी राजस्थान मालवी, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। हमारे सामने 49 नंबर का प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं कि भाषा का निर्माण होता है मौन ध्वनियों से या व्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनियों से या मुक्त ध्वनियों से, तो व्यक्त ध्वनियों से। ठीक है, भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, अर्थात हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं उसी से ही भाषा निर्मित होती है। भाषा का रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से प्रेषित होता है। उच्चारण वह ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयव के माध्यम से व्यक्त होता है। हमारे सामने आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2 पार्ट में इस प्रश्न को, ठीक है, सभी 100 प्रश्नों को 2 पार्ट में करेंगे, 50 एक में और 50 अगले के पार्ट में। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि बताइए हमको कि आ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। ठीक है, आ की 12 खड़ी क्या है, देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। हमें ये बताइए कि समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्या इसके अध्यक्ष विनोबा भावे थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सुमित्रा नंदन पंत थे। ठीक है, अब देखिए देवनागरी लिपि सुधार समिति ने आ की 12 खड़ी जो है क्या कर दी, ठीक है, अस्वीकृत कर दी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक, आचार्य नरेंद्र देव। यह प्रश्न रिपीट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे पूछे कि आके 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने तो अस्वीकृत कर दी, अच्छा ये बताइए इस लिपि या इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। सर्वप्रथम गंगाधर तिलक फॉन्ट देवनागरी लिपि सुधार का ये व्यक्तिगत प्रयास था। ठीक है, सर्वप्रथम सावरकर बंधुओं ने आकर 12 खड़ी तैयार की और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक में भी इसका प्रयोग किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव दिया, जो आज भी प्रचलित है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि, यह भी प्रश्न पीजीटी में बन चुका है, यूपी पीजीटी में, कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को किसने स्वीकार किया, तो इसका सही उत्तर होगा सुनीत कुमार चटर्जी ने स्वीकार किया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।